अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोगों ने ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम्स को डिटेल में स्टडी किया और मैंने आपको बताया कि हमारे जो ईआर मॉडल्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। यानी जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो उससे पहले उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, उसको समझते हुए हम उसका ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल बना लेते हैं। इससे हमें हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो बनाने में और उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो हमारी जितनी पॉसिबल वेज़ थे एंटिटीज़ के रिलेशनशिप के आपस में, जिसमें यूनरी रिलेशनशिप थे, वीक एंटिटीज़ थी, एसोसिएटिव एंटिटीज़ थी, उन सब को हमने स्टडी किया। कोऑर्डिनलिटी, मॉडलिटी को हमने स्टडी किया। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो ईआर मॉडल्स हमने बनाए हैं इनको हम अब डेटाबेस डिज़ाइन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो चैप्टर 6 है वो फुली इसी चीज़ पे ऊपर बेस करता है कि आपके जो ईआर मॉडल्स हैं उनको आप किस तरह से डेटाबेस डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम आज डीपली स्टडी करेंगे। ईआर मॉडल जो है वो आपको पता है कि रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ को और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। इन्हीं एंटिटीज़ और उनके रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम इनके रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इस मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि यह जो डेटाबेस डिज़ाइन है उसमें हम किस तरह से इनको चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कन्वर्टिंग एंटिटीज़ इनटू रिलेशनशिप। अब जिस चीज़ को जो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, जिनको हम एंटिटीज़ कह रहे थे, उनको हम डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हुए टेबल्स यानी कि रिलेशन में चेंज कर देते हैं। टेबल का ही दूसरा नाम रिलेशन है। द नेम ऑफ़ एंटिटी बिकम द नेम ऑफ़ द रिलेशन। जो एंटिटी का नाम था ईआर डायग्राम में वो किसका नाम हो जाएगा? वो आपके टेबल का या रिलेशन का नाम हो जाएगा। एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी बिकम द फील्ड्स ऑफ रिलेशन। अब जिनको हम कह रहे थे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम किस टर्म से याद करेंगे? फील्ड के नाम से। जब डेटाबेस डिज़ाइन की बात आ गई तो जो एंटिटी है अब वो हमारा रिलेशन बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी फील्ड बन जाएंगी। एंड आफ्टर दिस कन्वर्जन द रिलेशन इज़ एग्जामिन्ड अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन। The relation can be modified if it does not satisfy the rules of normalization। ठीक है जी। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस डिज़ाइन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसमें मौजूद एनॉमलीज़ यानी एरर्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन हमारा बड़ा ही डिटेल्ड और बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है डेटाबेसेस का, और इसको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 क्योंकि डिज़ाइन के साथ रिलेटेड था तो इसलिए हमने पहले चैप्टर नंबर 6 को स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम जब चैप्टर नंबर 5 को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन का पूरा एक टॉपिक जो है और उसमें जो उसके रूल्स हैं उनको स्टडी करेंगे जी। एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी है कि हमारे पास ईआर डायग्राम तो कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है कि ये हमारे पास एंटिटी है और ये हैं उसके 4 एट्रीब्यूट्स। ठीक है। जब टेबल बनेगा तो इसी एंटिटी को के नाम को हम रिलेशन यानी कि टेबल का नाम दे देंगे और रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, टेबल की तरह। अगेन रिलेशन में भी हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है कि ये हमारी एम्प्लॉय आईडी एज एन आईडी यूज़ हो रही है। कुछ वोकैबुलरी है, कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं। ईआर मॉडल में हम जिस चीज़ को एंटिटी बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल में उसी को रिलेशन कह दिया जाता है। और अगर सिर्फ सिंपल किसी भी डेटाबेस की बात की जाए तो उसी को टेबल कह दिया जाता है। और अगर हम ट्रेडिशनल जो है वो फाइल सिस्टम की बात करें तो उसी एंटिटी को फ़ाइल कहा जाता है। एंटिटी इंस्टेंस जिस चीज़ को हम बोलते हैं अपने जो है वो ईआर डायग्राम में या ईआर मॉडल में, उसी को टप्पल कहा जाता है रिलेशनल मॉडल में। उसी को डेटाबेस में रो कहा जाता है और ट्रेडिशनल जो है प्रोग्राम में
उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। एट्रीब्यूट जो है एंटिटी इंस्टेंस, आपको पता है कि एक रो या एक रिकॉर्ड किसी भी एंटिटी का जो है उसको एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। इसको हम बहुत ब्रीफली पहले से स्टडी कर चुके हैं क्योंकि इन टर्म्स को, इसलिए मैं टर्म्स को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये जो टर्म्स हम आपस में यूज़ करते हैं ये हर मॉडल के लिहाज से थोड़ी थोड़ी यानी चेंज हो जाती हैं। यानी अगर हम ER मॉडल की बात करेंगे तो एंटिटी कहलाएगी एक चीज़ जो है, और जिसके बारे में डाटा स्टोर किया जा रहा है। रिलेशनल मॉडल में जाएंगे तो उसी को रिलेशन कहेंगे, डेटाबेस में जाएंगे तो उसी को टेबल कहा जाता है, और फाइल में जाएंगे तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जाएंगे तो उसी को फाइल कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ है जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा है। आगे हमारे पास एट्रीब्यूट है। ER मॉडल में जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, रिलेशनल मॉडल में भी उसको एट्रीब्यूट ही कहा जाता है। डेटाबेस में उसको कॉलम कहते हैं। जैसे ये हमारा एक पूरा कॉलम है और ये जो हमारे पास सामने ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसी को हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्राम में हम इसी को फील्ड बोलते हैं। आगे हमारे पास है आइडेंटिफायर। ER मॉडल में जिस चीज़ को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल में उसी को की कहा जाता है। डेटाबेस में भी की कहा जाता है और ट्रेडिशनल मॉडल में उसमें की भी कहा जाता है और लिंक भी कहा जाता है। एंटिटी इंस्टेंस अगर बात की जाए तो ये पूरी हमारा जो टेबल है या रिलेशन है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी वोकेबलरी टेबल है, और इसमें ये 1 2 3 4 इंस्टेंसेस यानी 4 जो रोज़ हैं ये हमारे 4 इंस्टेंसेस हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सिंपली हमने इसी टेबल को यूज़ करते हुए ये सारी जो टर्म्स हैं उनको यूज़ कर लिया है। ये पूरा हमारा टेबल हो गया। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा टेबल हो गया यानी एंटिटी होगी, वोकेबलरी। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल मॉडल में इसको जो है वो रिलेशन कहा जाता है। एंटिटी इंस्टेंस क्या कहता है, इसी टेबल की ये जो रोज़ या रिकॉर्ड्स हैं इसको हम एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं ER मॉडल में। एट्रीब्यूट्स, इसी के जो कॉलम्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है, अगर कोई यहाँ पर की होती है, सीरियल नंबर ये वो, तो उसको हम आइडेंटिफायर या की का नाम देते। तो ये डिफरेंट वोकेबलरीज हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं जो डिफरेंट मॉडल्स के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन सेम एक ही चीज़ के ये मुख्तलिफ नाम हैं। फाइल, टेबल, रिलेशन, एंटिटी, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। एंटिटी इंस्टेंस, टपल, रो, रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड, आइडेंटिफायर, की ये सब जो है वो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। अब हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, और अगर हम देखें हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट से हम पहले कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए ER मॉडल में जो है वो एक ओवल का साइन बनाते थे, और उस ओवल के अंदर फिर हम उसको फर्दर जो है वो डिवाइड करते थे मुख्तलिफ जो है वो ओवल एट्रीब्यूट्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से टेबल में जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, या डेटाबेस डिज़ाइन में रिलेशन में इसको किस तरह रखा जाएगा। If an entity contains composite attribute, each part of attribute is represented by a separate field in a relation. जब हम टेबल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हर पार्ट के लिए अलग अलग फील्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल में एड्रेस जो है वो हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन 3 हिस्सों से मिलाकर क्या बनता है, एट्रीब्यूट बनता है। जब इसको हम रिलेशन में, इस एम्प्लॉय का हम रिलेशन बनाएंगे तो ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट था इसके लिए जो 3 हिस्से यूज़ किए जा रहे थे उनको अलग अलग से 3 फील्ड्स में शो किया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं स्ट्रीट, सिटी और कंट्री, इसके लिए 3 अलग से फील्ड्स जो है वो यूज़ की गई हैं। बाकी तो सेम है, एम्प्लॉय ID, नेम, सिंपल, बर्थ डेट, लेकिन स्ट्रीट, सिटी और कंट्री को एड्रेस के साथ एक दफ़ा यूनाइट नहीं किया गया। इन तीनों के लिए अलग अलग फील्ड, अलग अलग कॉलम जो है वो क्रिएट किए गए हैं। तो जब हमारे पास कंपोजिट रिलेशनशिप एट्रीब्यूट होगा तो हम इस तरह से हर पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग से
जो कॉलम है वो क्रिएट करेंगे। कन्वर्टिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाता है तो उसको हम अपने डेटाबेस डिज़ाइन में किस तरह से जो है वो स्टोर करेंगे। द एट्रीब्यूट इज़ रिप्रेजेंटेड इन सेपरेट रिलेशन इफ़ एन एंटिटी कंटेन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर एक एंटिटी का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए अलग से सेपरेट टेबल बनाया जाएगा। ईआर मॉडल में तो हम क्या करते थे, सिंपली कह देते थे जी ये हमारा मल्टी वैल्यूड है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का जो पर्टिकुलर साइन है उसको यूज़ कर देते थे। लेकिन जब उसी ईआर मॉडल को हम डेटाबेस डिज़ाइन में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग से टेबल बनाना पड़ेगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। ये हम क्यों करते हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। द रीज़न इज़ दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन काज रिपीटेशन ऑफ डाटा इन रिलेशन। इसकी वजह क्या है कि जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वजह से डेटाबेस में, हमारे टेबल्स में रिपीटेशन आ सकती है। ठीक है, यानी कि हमारा रिडंडेंसी जो है वो हो सकती है, डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा रिडंडेंसी आपको पता है कि डेटाबेसेस में हमने नहीं लानी होती। डेटाबेसेस का मकसद ये है कि वो डाटा रिडंडेंसी को ख़त्म करें। तो हमारे पास एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होगी, लाइक जो भी स्किल के साथ, स्किल अगर है तो स्किल के साथ जो प्राइमरी की है वो रिपीट तो नहीं हो सकती। ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके लिए अलग से टेबल्स जो हम क्रिएट किए जाते हैं। इस चीज़ को हम फर्दर डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे जब हम नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को अलग टेबल में लेके जाएंगे। जी, यहाँ पर अब हमारे पास अगर आप ईआर डायग्राम देखें तो ईआर डायग्राम में तो सिंपली जो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको आपने डबल ओवल साइन में लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब इसी ईआर मॉडल को हम जो है वो टेबल में करेंगे तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम और बर्थ डेट और एड्रेस शायद कंपोजिट फील्ड थी, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। लेकिन जो स्किल है उसको अब इस टेबल में नहीं लिखा गया। ये पहला टेबल है एम्प्लॉय का, ठीक है। दूसरा टेबल बनाया गया स्किल के लिए। स्किल क्योंकि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, उसके लिए स्किल का रिलेशन अलग से बनाया गया, जिसमें एम्प्लॉय आईडी को एज अ फॉरेन की सेंड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और स्किल दोनों अंडरलाइंड हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मिला के स्किल का जो टेबल है उसकी प्राइमरी की क्रिएट की गई है। प्राइमरी की इस टेबल की पहले टेबल की एम्प्लॉय के टेबल के क्या है, एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी को जब ऐसा फॉरेन की भेजा गया स्किल्स के टेबल में, तो यहाँ पर हमारे पास स्किल्स और एम्प्लॉय आईडी जो कि एज अ फॉरेन की काम कर रही है यहाँ पर, यानी फॉरेन की रिपीट हो सकती है। ठीक है, याद रखें, प्राइमरी की यूनिक होती है जबकि फॉरेन की रिपीट हो सकती है। हर स्किल के अगेंस्ट अगर एक फर्द में 2 या 3 स्किल्स हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसकी स्किल ये है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, दूसरी स्किल उसकी है उसको एडोब रीडर आता है, तीसरी स्किल है उसको फोटोशॉप आता है, तो 3 स्किल्स हैं। 1 के वन स्किल नंबर क्या होगी, 1 आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी 1 और स्किल पहली का नाम, फिर एम्प्लॉय आईडी 1 फिर दूसरी स्किल का नाम, फिर एम्प्लॉय आईडी फिर तीसरी स्किल का नाम। तो 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए एम्प्लॉय आईडी अकेला जो है उसको तो यहाँ पर एज अ प्राइमरी की नहीं रखा जा सकता, इसलिए एम्प्लॉय आईडी और स्किल दोनों को मिलाकर इसकी प्राइमरी की बनाई गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद ज़्यादा ये देखना है कि इस स्किल को हम किस तरह से अलग टेबल में लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्किल्स के लिए अलग से रिलेशन बनाया है, जिसमें कनेक्शन कैसे हमने उसका करवाया है, यूजिंग ए फॉरेन की। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की के तौर पर जो है वो स्किल्स के टेबल में भेजा गया है। इसका इस तरह से जो जनरल रिलेशनशिप बन रहा है वो 1 to many का है। 1 एम्प्लॉय कैन हैव मैनी स्किल्स। ठीक है, ये अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किसी भी ईआर डायग्राम को जब बना रहे हों या इस तरह से उनको सेपरेट कर रहे हों टेबल्स को, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये इसका रिलेशनशिप आपस में क्या क्रिएट होगा। कन्वर्टिंग वीक एंटिटीज़, अब ये
हमारे पास जब एक से ज़्यादा एंटिटीज़ आ गई और उनका आपस में रिलेशनशिप आ जाएगा तो हम एक वीक एंटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने डेटाबेस में, इसको हम स्टडी करते हैं। ए वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी नोन एज आइडेंटिफाइंग ऑनर। जो वीक एंटिटी होती है आपको पता है कि वो पेरेंट एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है या उसको आइडेंटिफाइंग ऑनर भी कहा जाता है। When entities are converted into relation, first of all the identifying relations will be created। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद रखना है कि जब भी कोई ईआर मॉडल यूज़ करते हुए हम कोई भी जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो जो आइडेंटिफाइंग रिलेशंस हैं या जो पेरेंट रिलेशंस हैं जिनमें प्राइमरी कीज़ क्रिएट होती हैं और उनको एज अ फॉरेन की कहीं और भेजना होता है, उन रिलेशंस को, उन टेबल्स को हम पहले क्रिएट करते हैं। ए सेपरेट रिलेशन विल बी क्रिएटेड फॉर ईच वीक एंटिटी। फिर जितने भी वीक एंटिटीज़ होंगी, डिपेंडेंट या चाइल्ड एंटिटीज़ होंगी, उन सबको आइडेंटिफाइंग रिलेशन या पेरेंट रिलेशन क्रिएट करने के बाद क्रिएट किया जाएगा, उनके टेबल्स बाद में बनेंगे। अब ये सीक्वेंस आपने हमेशा याद रखना है कि जो पेरेंट टेबल्स हैं या जो है वो आइडेंटिफाइंग ऑनर्स हैं उनको पहले क्रिएट किया जाएगा और जो वीक एंटिटीज़ हैं उनके टेबल्स को, उनके रिलेशंस को बाद में क्रिएट किया जाएगा। द वीक एंटिटीज़ रिलेशन इज़ कनेक्टेड विद आइडेंटिफाइंग रिलेशन। जो वीक एंटिटी होती है उसको फिर कनेक्ट किया जाता है आइडेंटिफाइंग रिलेशन या टेबल के साथ। और इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? The primary key of identifying honor will be used as foreign key in weak entity relation। जो प्राइमरी की होगी पेरेंट टेबल की वो जाएगी एज अ फॉरेन की किसमें? वीक एंटिटी रिलेशन में। इसकी हम ये इसकी एग्ज़ाम्पल नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो गलत पोस्ट हो गई है। Let me explain it from the book। ओके जी, वीक एंटिटी जी ये है हमारे पास मल्टी वैल्यूड और ये था हमारी वीक एंटिटी। बाय मिस्टेक जो है वहाँ पर गलत इमेज जो है वो लगा दिया गया। इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास पर्सन है, पर्सन हैज़ चाइल्ड। अगर बंदा होगा तो फिर ही उसके बच्चे होंगे, ये तो फॉर श्योर सी बात है। यानी यहाँ पर पर्सन के ऊपर जो है वो चाइल्ड डिपेंड कर रहा है। चाइल्ड जो है वो वीक एंटिटी है। जब ईआर डायग्राम में अगर आप इसको देखें तो उसमें आपने जस्ट डबल ये डायमंड और डबल रेक्टेंगल को शो करते हुए बता दिया कि जी ये हमारी वीक एंटिटी है जो पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रही है और पर्सन के अंदर जो है वो उसकी आईडी मौजूद है। ठीक है, जब इसी चीज़ को हम टेबल्स में क्रिएट करते हैं तो जो पर्सन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसको उसके की को यानी कि जो प्राइमरी की है उसको एज अ फॉरेन की भेजा जाता है आपके चाइल्ड के टेबल में। चाइल्ड नेम इसकी एक फील्ड है और बर्थ डेट, दो फील्ड थी इसकी, चाइल्ड नेम एंड बर्थ डेट, वो तो दोनों लग गई। एक तीसरी फील्ड भी आ गई अब इसमें, कौन सी? की फील्ड, जो कि आपकी ईआर डायग्राम में कहीं पर भी शो नहीं हो रही। जो फॉरेन की है वो ईआर डायग्राम में शो नहीं करवाई जाती। तो पर्सन आईडी जो है वो पर्सन के टेबल में जो एज अ प्राइमरी की रोल प्ले कर रही थी, चाइल्ड के टेबल में एज अ फॉरेन की अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसकी जो प्राइमरी की होती है वो एज अ फॉरेन की चाइल्ड टेबल में भेजी जाती है। तो ये हमारे पास पेरेंट टेबल है, पहला पर्सन का ये पेरेंट टेबल है और दूसरा जो है ये नीचे वाला ये हमारे पास चाइल्ड टेबल है। ये डिपेंड करता है हमारे पेरेंट के ऊपर। पहले पर्सन का टेबल क्रिएट किया जाएगा और फिर बाद में जो है वो
चाइल्ड का टेबल क्रिएट किया जाएगा। नंबर 1 पे पर्सन का टेबल क्रिएट किया जाएगा, उसका रिलेशन क्रिएट किया जाएगा, और नंबर 2 के ऊपर चाइल्ड का रिलेशन जो है वो क्रिएट किया जाएगा।